Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We have already discussed types of pericyclic reaction. Today in this lecture we will discuss first type of pericyclic reaction, electrocyclic reactions in detail. Let us start our lecture with some common and familiar examples of electrocyclic reactions as which are given as below. First, this is 1,3-butadiene. When this butadiene is heated or exposed to the sunlight, then sigma bond is formed here at the terminal carbon. This carbon and this carbon, इन दो कार्बन टर्मिनल कार्बन के दरमियान एक न्यू सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनेगा और इन दिस वे वी विल गेट दिस साइक्लिक प्रोडक्ट। और इसमें ये न्यू सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड जो है वो कम हो गया है, एक पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो गया और रिमेनिंग पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है और ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। सिमिलरली एन अदर एग्जांपल, इसमें ये एक ट्राईइन है जिसका नाम है 1,3,5। एक डबल बॉन्ड 1 पर है, एक 3 पोजीशन पर है और एक 5 पर, 1,3,5 हेक्सा ट्राईइन। तो व्हेन दिस इज हीटेड और एक्सपोज्ड टू द सनलाइट, then again a sigma bond is formed here at these two terminal carbon atoms of this pi electron system। और ये वो नया सिग्मा बॉन्ड है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट साइक्लिक प्रोडक्ट जो है वो बन गई है। 3 पाई बॉन्ड हैं, आप देख सकते हैं। एक पाई बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो गया है और रिमेनिंग जो पाई बॉन्ड हैं उनकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो इन दिस वे 1 पाई बॉन्ड जो है 1 सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो गया है। और ये रिवर्स रिएक्शन भी होते हैं। अगर आप रिवर्सिबली देखें तो ये साइक्लिक प्रोडक्ट में एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड में चेंज हो जाता है और इन दिस वे जो है हमें डाईइन इस एग्जांपल में हासिल होता है और इस एग्जांपल में जब ये साइक्लिक प्रोडक्ट जो है इसका सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में चेंज होगा तो हमें ये ओपन चेन ए साइक्लिक ट्राईइन हासिल होगी। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ अगेन ये एक डाईइन है, लेकिन अब इसका नाम होगा, इसमें कार्बन का इजाफा हो गया, ये Me फॉर मिथाइल होता है। तो मिथाइल की कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की पोजीशन दिस टाइम 2 और ये 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, ये 4 पोजीशन पर है। तो इसका नाम होगा 2,4 हेक्साडाईन, 2,4 हेक्साडाईन। तो अब इसमें ये जो है टर्मिनल कार्बन एटम जो है इस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के जो टर्मिनल कार्बन एटम है 2 है और ये 5 है। तो 2 पर मिथाइल लगा हुआ है और 5 पर भी मिथाइल है, यानी इस एग्जांपल में टर्मिनल कार्बन एटम पर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। तो व्हेन दिस इज हीटेड we will get this cyclic product cyclobutene, but methyl group are present in opposite side of the plane of the molecule, so that is why it is trans product। और सेम मालिक्यूल जो है, सेम कंपाउंड, सेम डाईन, जब इसका हम फोटोकेमिकल कंडीशन में यही रिएक्शन करते हैं, सनलाइट की में एक्सपोज करते हैं, तो वी विल गेट सिस प्रोडक्ट। तो ऐसा क्यों होता है, इसमें ट्रांस और इसमें सिस प्रोडक्ट क्यों हासिल होता है? थर्मल कंडीशन में ये ट्रांस प्रोडक्ट बना रहा है और फोटोकेमिकल कंडीशन में जो साइक्लिक प्रोडक्ट बनी है ये सिस प्रोडक्ट है। तो इसकी वजह जो है हम फर्दर आगे डिटेल इसकी डिस्कस करेंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो ऑल दीज डिटेल्स। सिमिलरली ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें ये अगेन एक ट्राईइन है, बट इसमें भी ये टर्मिनल कार्बन एटम जो है ये 2 है, ये जो है
है वो 7 है, तो 2 और 7 कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी ये सब्सटीट्यूटेड जो है वो ट्राईन है। इसका नाम होगा 2,4,6 ऑक्टा ट्राईन। तो जब इसको हम अंडर थर्मल कंडीशन इससे साइक्लिक प्रोडक्ट जो बनेगी वो सिस होगी, और यही सेम जो ट्राईन है अगर इसको हम फोटोकेमिकल कंडीशन में ये रिएक्शन करेंगे तो फिर जो साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगी वो ट्रांस होगी। तो यानी इस एग्जांपल नंबर 3 और 4 का जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल 5 एंड 6। ये थर्मल कंडीशन में जो है एग्जांपल नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि वो थर्मल कंडीशन में ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है, जबकि इधर थर्मल कंडीशन में सिस प्रोडक्ट बन रहा है। ये फोटोकेमिकल कंडीशन में जो है सिस प्रोडक्ट बना रही है, जबकि इसमें फोटोकेमिकल कंडीशन में ट्रांस प्रोडक्ट बन रही है। तो वाई आर दीज रिजल्ट्स अपोजिट टू ईच अदर, ये भी हम बाद में इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की ये सारी डिटेल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वी मस्ट नो दीज बेसिक कंसेप्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे इन दिस लेक्चर वी विल discuss the basic concepts involved in these electrocyclic reactions. To understand all aspects including the stereochemistry of these reactions, we must know the following basic points about them. सबसे पहला पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए साइक्लिक कंजुगेटेड पोलीन। आप इधर देख सकते हैं ये हमारा जो स्टार्टिंग कंपाउंड है सारी एग्जांपल्स में ये ए साइक्लिक कंजुगेटेड पोलीन है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये ट्राईन है जो कि ए साइक्लिक कंजुगेटेड पोलीन है। इसी तरह ये भी डाईन है, ये भी डाईन है, और इन एग्जांपल में ये ट्राईन है। ऑल दीज मालिक्यूल्स आर ए साइक्लिक कंजुगेटेड पोलीन, यानी पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं या कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन मालिक्यूल्स हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि ऑल दीज आर अल्कीन्स हैविंग कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। तो इनको हम पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स भी कहते हैं स्टार्टिंग मालिक्यूल्स को, या कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या कंजुगेटेड ए साइक्लिक पोलीन, या नॉन साइक्लिक कंजुगेटेड मालिक्यूल, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारे स्टार्टिंग कंपाउंड हैं। तो इनमें हमें पता होना चाहिए कि इनमें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं। जैसे इसमें 2 पाई बॉन्ड हैं तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 हैं। इसमें 3 पाई बॉन्ड हैं तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 6 हैं। तो ये इससे कम इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जितने भी होंगे ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वी मस्ट नो द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द ओपन चेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी स्टार्टिंग जो मॉलिक्यूल है, स्टार्टिंग कंपाउंड है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मे बी अकॉर्डिंग टू द फार्मूलाज 4n और 4n+2, where n may have values 1, 2, 3। यानी इनमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4n फार्मूले के मुताबिक होंगे या फिर 4n+2 फार्मूले के मुताबिक होंगे, जिसमें n की वैल्यू इन फार्मूलों में 1, 2, 3 और कोई भी डिजिट हो सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो हैं तो इनमें फिर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अगर n की वैल्यू 1 पुट करें तो 4 होंगे, n की वैल्यू 2 पुट करें तो 8 होगी, n की वैल्यू 3 पुट करें तो 12 होगी। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हैव वैल्यूज़ 4, 8, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4, 8, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम है
उनमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6, अगर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 10, और इसी तरह n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 4, 8, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले जो सिस्टम हैं या मालिक्यूल हैं उनको हम कहेंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 6, 10, 14 वाले जो हैं उनको हम कहेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये सम अप किया हुआ है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम होते हैं या मालिक्यूल होते हैं, रिएक्टेंट मालिक्यूल, उसमें 4, 8, 12 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि 4n+2 फार्मूले के मुताबिक जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उनमें 6, 10 और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों में पाई इलेक्ट्रॉन तो इवन नंबर में होते हैं। 4n फार्मूले के मुताबिक भी इवन पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4n+2 फार्मूले के मुताबिक भी इवन हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर इनका हाफ लें, 4, 8, 12 का हाफ अगर लें तो इनका हाफ भी इवन होता है। ये ऐसे इवन नंबर हैं कि इनका अगर हाफ लें, 6, 10 और 14 का हाफ अगर लिया जाए तो वो इवन नंबर में नहीं होगा बल्कि ओड नंबर में होगा। तो दिस वाज द फर्स्ट कंसेप्ट कि वी मस्ट नो द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टार्टिंग कंपाउंड, जो कि ए साइक्लिक कंजुगेटेड पॉलीइन होता है। नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट इज़ फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच, जिसे FMO मेथड या FMO अप्रोच भी कहते हैं। तो इसमें जो स्टार्टिंग कंपाउंड है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में, जो एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, डाईइन हो सकता है, ट्राईइन हो सकता है, और सिमिलरली कोई अदर कंजुगेटेड पॉलीइन हो सकता है, तो उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कुछ ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और कुछ अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ऑक्युपाइड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो उनमें से जो ऑक्युपाइड में से जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है दैट इज़ कॉल्ड होमो, एंड लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ एसाइक्लिक conjugated polyene are called frontier molecular orbital। यानी जो ऑक्युपाइड में से हाईएस्ट एनर्जी वाला है और अनऑक्युपाइड में से जो लोएस्ट एनर्जी वाला है उसे ल्यूमो कहते हैं, और ऑक्युपाइड में जो हाईएस्ट एनर्जी वाला उसे होमो कहते हैं। तो ये होमो और ल्यूमो जो होंगे उस मॉलिक्यूल के, इनको हम फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और इस अप्रोच के मुताबिक, FMO अप्रोच के मुताबिक, इन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन ओनली होमो इज़ इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, तो उसका सिर्फ होमो जो है वो इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में। सो ओनली होमो विल बी कंसिडर्ड फॉर दिस रिएक्शन। आगे हम रिएक्शन पढ़ेंगे और उसमें हम उसका सिर्फ होमो जो है वी विल बी कंसर्न्ड विद ओनली होमो ऑफ दैट मॉलिक्यूल। बाज़ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होते हैं जिनमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 2 होते हैं, तो फिर उसमें ये होता है कि एक का होमो दूसरे के ल्यूमो के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। लेकिन इन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में जो है होमो सिर्फ इन्वॉल्व होता है और हम सिर्फ उसे ही कंसीडर करेंगे। अब अगला पॉइंट ये है कि in case of 4n pi electron system, homo will be psi2, psi4 etc. यानी इन इवन नंबर, होमो का नंबर इवन होगा, या तो psi2 होमो होगा या psi4 या psi6, इस तरह। अगर हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी ऐसा स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4, 8 और 12 पाई इलेक्ट्रॉन वाले जो सिस्टम होते हैं उनको हम 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहते हैं। तो इनका जो होमो होता है वो इवन नंबर में होता है, psi2, psi4, psi6, जबकि इन केस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, होमो विल बी psi3, psi5 etc. यानी इन ओड नंबर्स।
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन से होते हैं? जैसे ट्राईइन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह पेंटाइन जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो हैं दे आर कॉल्ड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इनका जो होमो होगा, आगे हम एनालिसिस भी करेंगे कि कैसे होमो का पता चलता है, लेकिन ये जो हैं पहले इंफॉर्मेशन आपको ये दी जा रही है, कंसेप्ट दिया जा रहा है कि ऐसे जो सिस्टम होंगे उनका जो होमो होता है वो ओड नंबर में होता है। तो चूँकि इन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में जो है सिर्फ होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो वी मस्ट नो अबाउट द सिमेट्री एंड फेज of the HOMO. Now, keeping in view the symmetry of HOMO, it may be of two types, symmetric or asymmetric. यानी होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री के लिहाज से दो तरह का होता है, सिमेट्रिक होमो और एसिमेट्रिक होमो। तो आइए हम देखते हैं सिमेट्रिक होमो और एसिमेट्रिक होमो में क्या फ़र्क है। तो ये दो फिगर आप देख सकते हैं। ये वाला जो होता है ये सिमेट्रिक होमो है, यानी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और उसका ये टर्मिनल कार्बन है, एक ये टर्मिनल कार्बन है, एक ये टर्मिनल कार्बन, और इस कार्बन पर ये पी ऑर्बिटल जो है और इस कार्बन पर जो पी ऑर्बिटल है ये जो हैं सेम फेज़ में हैं, यानी पॉजिटिव फेज़ इज़ इन फ्रंट ऑफ पॉजिटिव फेज़ एंड नेगेटिव फेज़ इन फ्रंट ऑफ नेगेटिव फेज़। तो सेम फेज़ में अगर टर्मिनल पी ऑर्बिटल प्रेजेंट एट द टर्मिनल कार्बन, वो अगर पी ऑर्बिटल सेम फेज़ में है तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक होमो। तो ये हमेशा उस वक्त होता है जब आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, यानी अगर आपके स्टार्टिंग कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखेंगे उसका जो होमो होगा वो सिमेट्रिक होगा, क्योंकि वो ओड नंबर में होगा। ओड नंबर में जो होमो होता है psi3, psi6, ये जो है वो सिमेट्रिक होमो होता है। और ये सिमेट्रिक होमो आपके सामने है, जिसमें टर्मिनल पी ऑर्बिटल सिर्फ शो किए हुए हैं, बाकी पी ऑर्बिटल नहीं शो किए हुए, तो टर्मिनल पी ऑर्बिटल सेम फेज़ में है। जबकि ये होमो जो है ये एसिमेट्रिक होमो है, जिसमें ये पी ऑर्बिटल जो हैं विच आर प्रेजेंट एट टर्मिनल कार्बन एटम, दे आर इन अपोजिट फेज, यानी अपोजिट लोब्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। इसका पॉजिटिव लोब इसके नेगेटिव लोब के, शेडेड लोब जो होता है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, और अनशेडेड लोब जो होता है ये नेगेटिव लोब को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉजिटिव लोब जो है ये नेगेटिव लोब के सामने है, और नेगेटिव लोब पॉजिटिव लोब को फेस कर रहा है, यानी दीज पी ऑर्बिटल्स आर इन अपोजिट फेज। तो दैट इज़ वाई इट इज़ एसिमेट्रिक होमो। तो ये अमूमन 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होते हैं, यानी ऐसे स्टार्टिंग कंजुगेटेड पोलीन जिनमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका होमो जो है वो सिमेट्रिक होता है, अनसिमेट्रिक होता है, क्योंकि वो इवन नंबर में होता है। इवन यानी psi2 इनका होमो होता है, या psi4 होता है, या psi6 होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सिमेट्री ऑफ द होमो। Now next basic concept about these electrocyclic reaction is rotation of p orbitals at terminal carbons of the HOMO। तो अभी हमने ये सीखा है कि होमो के जो टर्मिनल कार्बन्स हैं वहाँ पर जो पी ऑर्बिटल है वो सेम फेज़ में भी हो सकते हैं, अपोजिट फेज़ में भी हो सकते हैं। यानी अगर सिमेट्रिक होमो है तो वो पी ऑर्बिटल सेम फेज़ में होते हैं, अगर वो अनसिमेट्रिक होमो है तो वो पी ऑर्बिटल जो हैं वो अपोजिट फेज़ में होते हैं। तो अब ये इन टर्मिनल कार्बन एटमों के दरमियान जो है वो एक न्यू सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनता है। तो और सिग्मा बॉन्ड के लिए इन पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैप जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड। नो पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट एट द टर्मिनल कार्बन एटम्स of the HOMO must rotate at 90 degree
फॉर द म्यूचुअल ओवरलैप, क्योंकि वो उनके प्लेन जो हैं वो पैरेलल होते हैं। तो अब ये पैरेलल ओवरलैप से तो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, सिग्मा बॉन्ड इन्होंने बनाना है। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए दे मस्ट रोटेट एट 90 डिग्री फॉर म्यूचुअल ओवरलैप एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो रोटेशन है मे बी ऑफ टू टाइप्स। पहली टाइप जो है वो है कॉन रोटेशन। कॉन रोटेशन आप यूँ समझ लें, ये उस वक्त होती है जब आपका होमो एसिमेट्रिक होता है, जब ये पी ऑर्बिटल जो टर्मिनल कार्बन एटम पर होते हैं वो अपोजिट फेज में होते हैं। तो अब ये जो रोटेशन होगी, दोनों ऑर्बिटल जो हैं, ये पी ऑर्बिटल जो है इसमें ये 90 डिग्री की क्लॉकवाइज रोटेशन होगी और इसमें भी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। तो फिर ये सेम फेज ओवरलैप जो है वो होगी और साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगी और ये नया सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनेगा। और अगर इसमें ये एक क्लॉकवाइज और दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, तो फिर अपोजिट लोब्स यहाँ जो हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, विच मीन्स देयर इज़ नो ओवरलैप, यानी ये एंटी बॉन्डिंग जो है इंटरेक्शन होगा। और अब ये कौन रोटेशन इस केस में एसिमेट्रिक अगर होमो है तो कौन सी रोटेशन अलाउड है? कौन रोटेशन। कौन रोटेशन क्या होती है कि दोनों पी ऑर्बिटल जो हैं जो कि टर्मिनल कार्बन एटम पर मौजूद हैं, दे रोटेट इन सेम डायरेक्शन। दोनों या तो क्लॉकवाइज हैं, जैसे ये आप इसमें देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे, यानी ये रोटेशन जो है ये क्लॉक क्लॉक है या एंटी क्लॉक भी रोटेशन हो सकती है। तो अगर दोनों पी ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो इसको रोटेशन को हम कहते हैं, इस रोटेटरी मोशन को हम कहते हैं कॉन रोटेशन या कॉन रोटेटरी मोशन। तो इन केस ऑफ एसिमेट्रिक होमो कॉन रोटेशन इज़ अलाउड और इट विल लीड टू द बॉन्डिंग इंटरेक्शन और इस तरह इस रोटेशन से सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनेगा। जबकि दूसरी टाइप जो है वो क्या है? डिस रोटेशन। ये रोटेशन जो है इसमें क्या होता है कि इफ़ बोथ पी ऑर्बिटल्स एट द टर्मिनल कार्बन एटम्स ऑफ होमो rotate in the opposite direction, which means कि one clockwise and one anti-clockwise, then it is called disrotation or disrotatory motion। ये उस वक्त होता है जब आपका होमो जो है यानी जो आपका स्टार्टिंग कंपाउंड है उसका जो होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सिमेट्रिक हो, यानी दोनों जो टर्मिनल पी ऑर्बिटल हैं विच आर प्रेजेंट एट टर्मिनल कार्बन एटम वो सेम फेज में हो। जब वो सेम फेज में होंगे तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन के लिए और सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए दे मस्ट रोटेट बट रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी ये वाला जो है आप देखें ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जबकि ये पी ऑर्बिटल जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो इनका पॉजिटिव लोब पॉजिटिव के सामने आएगा। यानी दोनों में से अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस केस में जो मोशन होगी वो क्लॉक एंटी क्लॉक होगी। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं? डिसरोटेशन या डिसरोटेटरी मोशन। और इस केस में जब सिमेट्रिक होमो होता है तो डिसरोटेशन इज अलाउड एंड विल लीड टू द बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो this was all about rotation of the p orbital. Next, the stereochemistry of the electrocyclic reaction. अब इसमें जब रोटेशन होती है, रोटेशन अभी हमने पढ़ा है कि रोटेशन जो है कौन रोटेशन भी हो सकती है जब ये एसिमेट्रिक होमो होता है और पी ऑर्बिटल ऐसे अपोजिट फेज में होते हैं। तो अब अगर यहाँ पर इस टर्मिनल कार्बन पर जहाँ पी ऑर्बिटल लगा हुआ है वहाँ अगर दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक ए है एक बी है, फिलहाल जनरली दो जर्नल हमने लगा दी ए बी, और ये दूसरा टर्मिनल कार्बन है जहाँ ये पी ऑर्बिटल लगा हुआ है, यहाँ फ़र्ज़ करें ग्रुप ये सी लगा हुआ है और ये डी लगे हुए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए जो है वो लेफ़्ट साइड पर पॉइंट कर रहा है और सी भी लेफ़्ट साइड पर। ए और सी दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। सिमिलरली बी और डी जो है दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। तो आफ्टर कॉन रोटेशन क्या होता है कि इनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है
या स्पेशल अरेंजमेंट इस तरह होती है कि जो ग्रुप इस मालिक्यूल में, ओपन चेन मालिक्यूल में सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होते हैं, दे विल रिमेन ऑन द सेम साइड इन द साइक्लिक प्रोडक्ट। ये साइक्लिक प्रोडक्ट है और इसमें वो ए और सी सेम साइड पर हैं और बी और डी सेम साइड पर हैं। सिमिलरली आप देखें कि जब कौन डिसरोटेशन होती है, इस केस में अब डिसरोटेशन होगी क्योंकि ये जो होमो है ये सिमेट्रिक होमो है, तो डिस रोटेशन इज़ अलाउड इन दिस केस फॉर द बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो अब क्या होगा कि जो इस रोटेशन के नतीजे में एंड आफ्टर दिस रोटेशन ये ए और सी जो हैं, जो कि लेफ़्ट साइड पर पॉइंट कर रहे हैं, दे विल जो है रिमेन ऑन द सेम साइड, और बी और डी जो कि राइट साइड पर पॉइंट कर रहे हैं, they will remain on the same side। तो इसमें जो है जो सेम साइड पर, जो अपोजिट साइड पर जो हैं, यानी वी कैन रीड हेयर दैट the stereochemical outcome of this disrotation is that substituents on the two terminals या termini of the acyclic conjugated polyene यानी reactant pointing in the same direction will be trans in the cyclic product। तो ये यहाँ पर ये ट्रांस होना चाहिए, ये थोड़ी सी इसमें गलती हो गई है। ए और सी जो हैं, यहाँ ए और सी अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ सी होना चाहिए और यहाँ डी होना चाहिए। सी इधर आप कर दें और डी इस साइड पर कर दें, तो जो सेम साइड पर अब हैं दे आर ऑन द अपोजिट साइड, यानी वो ट्रांस होंगे इन द साइक्लिक प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंडीशंस टू कैरी आउट दीज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में बी कैरीड आउट बोथ थर्मली एंड फोटोकेमिकली, यानी थर्मल कंडीशन में और फोटोकेमिकल कंडीशन में, दोनों कंडीशन में ये रिएक्शन हो सकते हैं। इन थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस द एनर्जी सोर्स इज हीट, हम उसमें हीट एज एनर्जी सोर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ये एक थर्मल रिएक्शन है और ये स्टार्टिंग कंपाउंड जो है ये एक डाईईन है जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो या 8 हो या 12 हो तो दे आर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा अंडर थर्मल कंडीशन जो है, जब साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएगा तो इसमें कौन सी रोटेशन होगी, कौन रोटेशन होगी। इसको आप यूं भी याद रख सकते हैं, 4n हीट कौन, ये एक ट्रिक है या फार्मूला है इसको याद करने का कि जब भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा जिसमें शामिल है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसी तरह 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसी तरह 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ऑल दीज आर कॉल्ड 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अंडर थर्मल कंडीशन यानी ऑन हीटिंग रोटेशन कौन सी होगी उसमें, कौन रोटेशन या कौन रोटेटरी मोशन। तो ये आप सिंपली याद रख लें, 4n पाई, 4n हीट कौन। सिमिलरली अगर हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी शामिल है, 10 भी, 14 भी, तो इस केस में ऑन हीटिंग डिस रोटेशन होगी, यानी ये इसमें ट्रिक आप याद रख सकते हैं, 4n+2 हीट डिस मीन्स डिस रोटेटरी मोशन। तो इस तरह ये जो है शॉर्टकट नोटेशन है इस बड़े कंसेप्ट को याद करने के लिए। तो थर्मल कंडीशन में तो ये सिचुएशन है, बट इन ऑल फोटोकेमिकल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन एनर्जी सोर्स क्या होता है, वो लाइट होता है। तो यहाँ थोड़ा एक फ़र्क होता है कि इनमें इन दीज रिएक्शंस द लाइट विल प्रोमोट द इलेक्ट्रॉन्स इनटू हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
चेंज हो जाता है अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, क्योंकि अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन होमो जो थर्मल कंडीशन में होमो होता है वो होमो नहीं रहता, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिटल में चला जाता है, फिर हायर ऑर्बिटल जो है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाता है और होमो चेंज हो जाता है। तो होमो चेंज हो जाने की वजह से ये थोड़ी सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। नाउ क्या होगा कि इफ़ देयर आर 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन नॉन साइक्लिक कंजुगेटेड pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, द रोटेशन विल बी डिसरोटेटरी, रोटेशन डिसरोटेटरी हो जाएगी। पहले ये थर्मल कंडीशन में 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम में रोटेशन कौन सी हमने अभी पढ़ी है ऊपर, कौन रोटेटरी मोशन, अब डिसरोटेटरी होगी। और 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होगा कि नो कौन रोटेटरी मोशन होगी, जैसा कि ये शो किया गया है कि ये 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है डाई-इन, तो इसमें जो है अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन कौन सी रोटेशन हो रही है, डिस रोटेशन के नतीजे में प्रोडक्ट बनती है, जबकि 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कौन रोटेशन के नतीजे में ये साइक्लिक प्रोडक्ट बनती है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। 4n+2 यानी ये 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो लाइट कौन, ये एच न्यू जो है ये लाइट को रिप्रेजेंट करता है, फोटॉन की एनर्जी करता है, तो ये लाइट के लिए होता है। तो 4n+2 सिस्टम जो होते हैं लाइट कौन यानी अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन कौन रोटेशन होती है। और आखिर में ये जितने ये ऊपर अभी हमने कौन रोटेशन और डिस रोटेशन के बारे में कंसेप्ट पढ़े, इनको सम अप किया है वुडवर्ड्स हॉफमैन ने अपने इस टेबल की फॉर्म में, जो कि वुडवर्ड हॉफमैन रूल्स भी कहलाते हैं। तो इसमें ये 3 कॉलम है। पहले कॉलम में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द सिस्टम, यानी जो स्टार्टिंग पोलीइन है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो 4n है या 4n+2 है। अगेन मैं आपको रिकॉल करवा दूं 4n कौन से होते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 पुट करने से क्या आएगा 4 8 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और सिमिलरली 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अब अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा और कंडीशन थर्मल होगी तो कौन सी रोटेशन होगी, कौन रोटेशन। वही फार्मूला 4n हीट कौन। और जाहिर है अगर आप हीट की जगह कंडीशन जो है वो लाइट करेंगे तो फिर वो होमो चेंज हो जाता है, होमो अपोजिट हो जाता है। तो इस वजह से रोटेशन भी क्या हो जाती है, डिस रोटेशन, कौन रोटेशन से डिस रोटेशन। दोनों में से कोई एक आप याद रख लें, एक शॉर्टकट बना लें, 4n हीट कौन याद रख लें, तो ज़ाहिर है 4n लाइट जो है वो डिस होगी। और सिमिलरली इन दोनों में से एक याद रख लें, आई सजेस्ट कि आप ये याद रख लें 4n+2 सिस्टम जो होता है लाइट, 4n+2 जो है इसमें भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा। ये 4n थर्मल कंडीशन में ये इधर डिस रोटेशन कर दें और इधर कौन रोटेशन कर दें, तो 4n+2 हीट डिस रोटेशन होगी और 4n+2 लाइट कौन रोटेशन होगी। तो ये आप बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको चेंज करना, कौन रोटेशन नीचे कर दें, डिस रोटेशन जो है ये ऊपर कर दें, तो इस तरह ये जो मिस्टेक है इसमें ये रेक्टिफाई हो जाएगी। तो फाइनली ये फार्मूलाज जो है ये कंसेप्ट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड द स्पेशली द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दीज रिएक्शन, जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले या उसको अच्छी तरह कंप्रीहेंसिवली समझने के लिए ये कंसेप्ट जो टेबल है ये वुडवर्ड हॉफमैन रूल्स वाला जो है ये आपको क्लियर होना चाहिए। और इसको याद करने के ये 2 ट्रिक आप याद रख लें, 4n हीट कौन, डेफिनेटली इसमें दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा 4n लाइट डिस, यानी हीट की जगह लाइट करेंगे तो ये डिस हो जाएगा।
एक याद रख लें, दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। तो 4n हीट कॉन, आई सजेस्ट कि ये आप याद रख लें, तो 4n लाइट डिस हो जाएगा। इसी तरह 4n+2 लाइट कॉन याद रख लें, तो 4n+2 हीट डिस खुद ही याद हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। आई एक्सपेक्ट कि आप ये कंसेप्ट जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे, और ये ख़ास तौर पर आखिर में ये जो दो ट्रिक्स हैं जो कि मैंने आपको सजेस्ट किए हैं इन कंसेप्ट्स को याद करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि इस रिएक्शन में कौन रोटेशन हो रही है या डिस रोटेशन हो रही है, तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री आगे जो है प्रेडिक्ट रिएक्शन की नहीं कर सकेंगे। तो अब कौन रोटेशन या डिस रोटेशन को समझने के लिए ये दो फार्मूले, एक्चुअली ये 4 फार्मूले हैं, लेकिन दो फार्मूले 4n के हैं, उनमें से ये एक याद रख लें, और दो फार्मूले 4n+2 सिस्टम के हैं, उनमें से ये एक याद रख लें, तो दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह we will discuss in detail the stereochemistry of electrocyclic reaction in next coming lecture. Thank you.